लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के संदर्भ में। जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन घोषित हो चुका है। हमने आपको बतलाया था कि 18 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बात आपसे करने के लिए हम उपस्थित हैं। आपको यह समझना है कि जीआईसी प्रवक्ता बहुत बड़ा पद है। खास करके यह इक्विवेलेंट पीसीएस होता है, जिसमें डायरेक्ट प्रवक्ता पर जो लोग चयनित होते हैं उसी के समानांतर यह पद भी है। और इसमें 2 स्तरों पर एग्ज़ाम आपका होना है। एक प्रारंभिक परीक्षा जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 सवाल और वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान के 80 सवाल आपको पूछे जाएंगे। बट यह एग्ज़ाम केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई न करने से आपके समस्त अवसर और महत्वाकांक्षाएं यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। बट इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई भी कर गए तो आपको कुछ हासिल नहीं होता है। केवल इतना ही हासिल होगा कि आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम देना है, राजनीति विज्ञान का, सामान्य हिंदी और निबंध का। तो यहाँ पर हमारा बात राजनीति विज्ञान के विषय में है। और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम कठिन भी है और सरल भी है। सरल इन द सेंस है क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में जहाँ 40 सवाल जीएस का आपको पूछा जाना है, वह 40 सवाल में मैक्सिमम सवाल सोशल साइंस से ही संबंधित होगा, जिसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का, इतिहास का, भूगोल और अर्थशास्त्र का, जिसका अध्ययन ऑलरेडी आपने किया है। और दूसरी बात, राजनीति विज्ञान के 80 सवालों में अगर 70 सवाल आप कर देते हैं, सामान्य अध्ययन में कम भी करते हैं, तब भी सिलेक्शन होने की गारंटी बन जाती है। बट तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारे क्लास में जुड़ें जो स्वयं नोट्स बनाने की हिम्मत रखते हों और जिनकी यह इच्छा है कि केवल हमारे द्वारा किए गए क्लास के आधार पर ही सब कुछ हो जाएगा, वो हमारे क्लास में दाखिला न लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी ये इच्छा है कि कहीं से नोट्स आपको मिल जाए, कहीं से पीडीएफ नोट्स मिल जाए, कहीं से प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बतला रहे हैं कि हमारे यहाँ पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हमारे यहाँ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा, हमारे यहाँ ये होगा वो होगा। बट ना, ये बातें सच नहीं है। सच ये है कि यदि आप खुद का नोट्स बनाते हैं तो आपको वह नोट्स काम आएगा। अदरवाइज मार्केट में किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं। केवल आप ओपी गौबा की किताब पॉलिटिकल थ्योरी पर और लक्ष्मीकांत की किताब आप भारतीय संविधान पर ले लें, इनफ है। उससे बेटर कहीं कोई नोट्स नहीं है। बट आपको अगर पढ़ना है, समझना है, राजनीति विज्ञान एक अवधारणात्मक विषय है, कंसेप्ट का इसमें अध्ययन होता है और कंसेप्ट के आधार पर प्री भी लगाना होता है और कंसेप्ट के ही आधार पर आपको मेंस भी लिखना है। इसलिए आवश्यक है कि उसकी तैयारी करने के लिए आपका अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बेहद आवश्यक। यदि आप इस बात के लिए तैयार हैं तो आप यह पालें, यह महत्वाकांक्षा बनाएं कि हाँ, इस वाले एग्ज़ाम में जो अप्रैल में संभावना है कि प्री हो जाएगा और जुलाई में आपका ये मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। इंटरव्यू इसमें होना नहीं है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वैकेंसियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, सिलेक्शन होने की अपार संभावनाएं हैं। बट सिलेक्शन तब होगा जबकि आप लगातार इसके लिए एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपका खुद का होगा। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मेरा ही नहीं, किसी भी का क्लास करके आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो यहाँ आप एकदम गलत हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव यदि है तो केवल इस बात पर यह केंद्रित है कि आप विषय वस्तु के साथ गहन शिक्षण, प्रशिक्षण, मेहनत करें और उसको लगाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। मेंस में राइटिंग एबिलिटी है, उसको डेवलप करें। रोज़ कम से कम 10 पेज लिखने का अभ्यास करें।
ये प्रक्रिया अनवरत टिल एग्ज़ाम तक अगर आप करते हैं तो क्वालिफाई करने की संभावनाएं बनती है। अदरवाइज फार्म भरने का अधिकार सबको है। अनुच्छेद 16 के अनुसार इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का फंडामेंटल राइट्स है। आप भी फार्म भर सकते हैं, सारे लोग फार्म भर सकते हैं, इसमें कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको वास्तव में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए जो दूसरी योग्यता है, जो हिडन योग्यता है कि आप उसके साथ विषय वस्तु के साथ प्रत्येक दिन खेलें। खास करके जहाँ तक बात राजनीति विज्ञान की है, राजनीति विज्ञान आपको पूर्ण जुबान पर हो, उसका कंसेप्ट जुबान पर हो, हर शब्द के पीछे के शब्द का भी आपको ज्ञान हो, क्योंकि ये अवधारणात्मक अध्ययन है और जहाँ राइटिंग एबिलिटी होती है वहाँ पर इसका होना बहुत आवश्यक है। चलिए, ये तो खैर बात थी जिसका जिक्र हमने किया। ये अनौपचारिक बातें हैं। क्लास की औपचारिक बातों के संदर्भ में हमको बतलाना है आज कि सामान्य रूप में राजनीति विज्ञान का प्री के लिए और मेंस के लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है और उस पाठ्यक्रम को आप कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं और उन किताबों के पढ़ने के साथ साथ किस प्रकार के अप्रोच से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको विषय वस्तु की तैयारी भली भांति हो जाएगी। हम लोग अगर देखते हैं राजनीति शास्त्र के जेआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के संदर्भ में, आयन जेआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। और राजनीति विज्ञान या चूँकि इंटरमीडिएट में इसको नागरिक शास्त्र कहा जाता है, तो आपको नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यह स्नातक स्तर पर राजनीति शास्त्र है और इंटरमीडिएट स्तर पर नागरिक शास्त्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको इसका अध्ययन करने के लिए INCERT की किताब, INCERT 11th एंड 12th की किताब को पढ़ लेना चाहिए। यदि NCERT 11th 12th की किताब पढ़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि आप यूपी बोर्ड की भी किताब 11th और 12th की आप पढ़ लें। यदि यूपी बोर्ड की भी 11th 12th की किताब पढ़ लेते हैं, NCERT के 11th 12th की किताब सिविक्स की पढ़ लेते हैं, तो आपका फंडामेंटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया कोई हमको नोट्स भेज दो और कहीं से प्रिंटेड नोट्स मिल जाए तो हमारा बड़ा काम हो जाएगा। कोई काम इससे होने वाला नहीं है। काम होगा तब जब आपका मन स्ट्रांग होगा, आपका बुद्धि स्ट्रांग होगा, आप एकाग्र होंगे, आपको विषय वस्तु की समझ होगी, आपका क्लियरेंस होगा एकदम। माइंड की सोशल साइंस ऐसे चलता है, इसी के आधार पर ये प्री आएगा, इसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट का अध्ययन होगा। यदि ऐसा करते हैं तो बेहद आसान है। और ऐसा नहीं कर पाते हैं, केवल मजदूरों के बाद मजदूरी जैसा काम करते हैं, गिट्टी तोड़ जैसा काम करते हैं, तो ये एकदम दूर की बातें हैं। इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस बात को आप पढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहले का जो पहला पार्ट इसमें रखा गया है वो है राजनीति शास्त्र का सिद्धांत रखा गया है। राजनीति शास्त्र का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसको कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। इसलिए इसमें देखें, अगर राजनीति विज्ञान है तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए सिंपली पहला ही कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि अगर राजनीति विज्ञान है तो ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, आपको इस बात को समझना है। ये प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, दो में, क्योंकि विज्ञान तो दो ही टाइप का होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान है और दूसरा सामाजिक विज्ञान है। तो अगर आपने इसको समझा कि ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है तो व्हाट नेचुरल है, कौन सा विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान। और अगर सामाजिक विज्ञान है
तो ये किसका अध्ययन करेगा? स्वाभाविक है, समाज का अध्ययन करेगा। और समाज का निर्माण किसके आधार पर होता है? व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर। और व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी होती है? एक नहीं अनेक होते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान के विषयों की संख्या भी एक ना होकर के अनेक होगा। हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, इसलिए हमने पहला लिख दिया राजनीति विज्ञान। दूसरा हमने लिख दिया इसका प्रयोगशाला है इतिहास। इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि हम भौगोलिक दशा को जानें। राजनीति विज्ञान में मॉन्टेस्क्यू ने भी इसकी बात किया था। और भूगोल के साथ साथ आवश्यक है कि हम उस देश की अर्थव्यवस्था को समझें। इसलिए अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान को हम अप्लाई करते हैं समाज पर। इसलिए समाजशास्त्र या अन्य सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए एक बार क्लियर हुआ कि यह सामाजिक विज्ञान है। इसलिए हमको समझना है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, और इसकी प्रकृति क्या है, और आपको समझना है कि इसका विषय वस्तु या विषय क्षेत्र क्या है। यह बात आपको जानने की आवश्यकता है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो इस पर आधारित प्री का भी आपका सवाल सही होगा। और इसके साथ साथ आपके मेंस में भी यह सवाल आएगा कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हुए इस बात को स्पष्ट कीजिए कि राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः राज्य से है। 250 शब्दों में ऐसा सवाल आपको प्री में आ सकता है। अगला टॉपिक आपका निर्धारित किया गया है कि इसका अन्य सामाजिक विषयों के साथ इसका क्या संबंध है। जैसे आपको अभी हमने लिखा, जब सामाजिक विज्ञान है तो अलग नहीं होगा, और अलग अगर नहीं होगा तो सबका आपस में स्वाभाविक रूप में संबंध होगा। राजनीति का इतिहास के साथ, और राजनीति का भूगोल के साथ, राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ, समाजशास्त्र के साथ, अन्य सामाजिक विषयों के साथ। तो इस पर भी आधारित आपको सवाल आएगा। सवाल यह आता है कि राजनीति विज्ञान वर्तमान का इतिहास है और इतिहास अतीत की राजनीति विज्ञान है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। आपको यह सवाल मेंस में आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर टिप्पणियों के रूप में जो इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंध पर लोगों ने टिप्पणियाँ की, चाहे फ्रीमैन हो या सीले हो या कोई भी अन्य हो, तो उसी के आधार पर आपको प्री को टिक लगा देना है कि यह कथन किसका है, और मेंस में ये लगा देना है कि इस कथन को कहने के पीछे का शब्द क्या है। मैंने पहले ही आपको कहा कि शब्द के पीछे के हिडन शब्द को आपको जानने की आवश्यकता है। आखिर इस शब्द के लेखन का उद्देश्य क्या है। चिंतक ने अगर किसी शब्द को कहा है तो उसका वह उद्देश्य तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा। आप जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी कारण के कोई बात नहीं कहता। ये तो सारे विद्वान हैं, और आप स्वयं भी बुद्धिमान हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति को बगैर तर्क के, बगैर किसी आधार के, आधारहीन, तत्वहीन और तर्कहीन बात को कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी बात की जांच की जाती है। इस जांच का राजनीति शास्त्र क्या है, साधन हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहें तो 15 से 20 दिन का या मैक्सिमम 1 महीने का सिलेबस है। आप इसके लिए पॉलिटिकल साइंस की रूपरेखा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस पर एक किताब है ओपी गावा की। आप उस किताब को ले लें, आसानी से एक सिलेबस से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ते जाएं। अपने आप भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका ये तैयार नहीं हो जाएगा। आप एग्ज़ाम को तब भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। चाहे हमारे साथ पढ़ें तो या अपने आप से पढ़ें तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के सहारे, इसको बैसाखियों के सहारे एग्ज़ाम को पास करने का मंसूबा पाल रखा है तो यहाँ पर आप एकदम गलत हैं। मंसूबा पालने का कार्य आप नहीं करिए इसको कि हम किसी के सहारे पास हो जाएंगे, किसी का नोट्स ले लेंगे। ये सब बातें एकदम गलत हैं। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया यहाँ पर कि
अन्य सामाजिक विषयों के साथ इसका क्या संबंध है। उसके बाद आता है राजनीति शास्त्र। इसके बाद का चैप्टर इसमें दिया है नागरिकता। नागरिकता के संदर्भ में आपको पढ़ना है कि नागरिकता क्या है। नागरिकता का चैप्टर एक पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट का पार्ट है और दूसरा नागरिकता का चैप्टर संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का इसका वर्णन भी किया गया है। कैसे इस दोनों पर आधारित सवाल प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। नागरिकता को कैसे हासिल किया जा सकता है, नागरिकता को प्राप्त करने के साधन क्या है, नागरिकता कैसे खो जाती है और एक अच्छे नागरिक के कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, नागरिक का कर्तव्य क्या है पर्यावरण के संदर्भ में, इस बात का सिलेबस आपको निर्धारित किया गया है। अगला सिलेबस इसमें बतलाया गया है जिसको कहा गया है राज्य। ये परंपरागत सिलेबस है राज्य के संदर्भ में। जैसे राज्य का है तो राज्य का निर्माण कैसे होगा, राज्य के कौन कौन से तत्व होंगे, राज्य की सर्वमान्य परिभाषा किसकी होगी। तो आपको इस पर सवाल प्री का भी आएगा और मेंस का भी आएगा। मेंस का सवाल यह आएगा कि राज्य के विभिन्न निर्माणक तत्वों के आधार पर इस बात का निर्धारण करें कि राज्य के 4 मान्यता प्राप्त तत्वों में संप्रभुता का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समीक्षा कीजिए, ऐसा सवाल आपको पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ा चैप्टर इसमें रखा है राज्य की उत्पत्ति। और राज्य की उत्पत्ति में मूलतः 3 सिद्धांतों का वर्णन इसमें इन्होंने अपेक्षित किया है। बट आपको पढ़ना है चूँकि प्री के लिए भी, तो आपको और भी सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, दूसरा है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, और तीसरा इसमें इन्होंने रखा है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। ये तीनों बातें आपको पढ़ना है। इसमें सामाजिक समझौता जब आप पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ना रख करके भी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बातें इसमें अवश्य आएंगी, क्योंकि थॉट से थ्योरी का और थ्योरी से थॉट्स का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध पाया जाता है, इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि थिंकर्स ने जो कहा वो थ्योरी बन गई और जो थ्योरी है उस पर थिंकर्स ने ही कहा है। तो कहने का आशय ये है कि दोनों बातें एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, दोनों का ही पर्याप्त अध्ययन आपके लिए आवश्यक है। सामाजिक समझौते में हाउसलॉक रूसो के विचारों का अध्ययन करना है और इसके मेंस के सवालों का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस के लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा में राजनीति विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व्ड पेपर जो भी आपको मिले उसको लेकर के सवालों को देख ले। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेंस के एग्ज़ाम में क्या सवाल आने वाला है। यह बात इसलिए भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप फिर अलग से उसकी तैयारी करें। अदरवाइज आपका प्री क्वालिफाई करने का कोई अर्थ नहीं होगा यदि आप मेंस की तैयारी पहले से ही नहीं कर लिया है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में हाउसलॉक रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी बातें कहा है, सामाजिक समझौते के आलोचना के कौन से आधार हैं, हाब्स का विचार क्या है, लॉक का विचार क्या है या रूसो का विचार क्या है, तीनों में सिमिलरिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके लिए प्री भी आसान है, मेंस भी आसान है। विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर मेंस का एक सवाल बनता है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि इसका विकास हुआ। इस कथन की समीक्षा करें 250 शब्द में और यह कथन है किसका, प्री के संदर्भ में आपको आ सकता है और ये कथन है गार्नर का। लेकिन मेंस में अगर ये सवाल आएगा तो आपको राज्य की उत्पत्ति के सहायक ऐतिहासिक सिद्धांत में जितने तत्व हैं सबको लिख करके लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आपको बतला देना है कि यह अतः उपरोक्त आधार पर यह सिद्ध होता है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ बल्कि इसका विकास हुआ है और इसके विकास में ये तत्व सहायक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। मार्क्सवादियों के द्वारा भी इसके संदर्भ में अपनी बात को कहा गया। इसके साथ साथ
अगला आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इसमें कि राज्य का कार्य क्या है और राज्य के कार्य के संदर्भ में उदारवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है और मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। इनके द्वारा राज्य के कार्य पर क्या क्या बातें कही गई, इस पर आधारित सवाल आपको आता है। आपने देखा होगा, आपने अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है तो आपको यह बात मालूम होगा कि उदारवादियों ने कहा कि राज्य आवश्यक बुराई है। इसका मतलब है कि राज्य का कार्य कम होता है, केवल सुरक्षा व्यवस्था और न्याय की स्थापना ही राज्य का कार्य है। लेकिन समाजवादी अगर आते हैं तो समाजवादियों के द्वारा कहा गया कि राज्य का कार्य इसके साथ साथ अन्य सकारात्मक कार्य भी होता है, जैसे लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी कार्यों को भी करने की जिम्मेदारी, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, गरीबी का उन्मूलन करना, अन्य बहुत सारे वर्क है। समाजवादियों के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति के न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी राज्य का कार्य है। इस पर आधारित सवाल आपको आता है। संप्रभुता और कानून के का एक अन्य चैप्टर भी आपको रखा गया है। सॉवरेनिटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर आधारित सवाल आपको आता है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये महत्वपूर्ण चिंतक हैं जिनका नाम है ऑस्टिन। ऑस्टिन इंग्लैंड के विधि शास्त्री हैं और उनके द्वारा इस कथन को कहा गया। ये सवाल तो प्री में आएगा, बट कानून संप्रभु के आज्ञा है, इस कथन की समीक्षा करें, ये सवाल आपको मेंस में आ जाएगा। अगर आपने इस स्टेटमेंट के मर्म को समझा है, इसके पीछे की अवधारणा और कथन का तात्पर्य क्या है, कथन का व्याख्या क्या है, कथन की आलोचना क्या है और अल्टीमेटली इस कथन की समीक्षा क्या है, समीक्षा का तात्पर्य क्या होता है, अगर इस बात की आपको जानकारी है तो आप आसानी से इस सवाल को लिखने का अगर अभ्यास कर लिया है तो आसानी से इस बात को लिख डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको कोई असुविधा होगी। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है कि सॉवरेनिटी क्या है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, इस कथन में क्या कहा जा रहा है, और अगर इस कथन को ऑस्टिन ने कह दिया तो उस कथन को कहने का उनका उद्देश्य क्या है, और अगर वह उद्देश्य है तो उस कथन के कहने का गुण क्या है, और अगर उसका ये गुण है तो उसका अल्टीमेट दूसरा पक्ष भी होगा, जो जिसका गुण होता है दूसरे पक्ष के अनुसार वही उसका दोष भी बन जाता है। तो ये बातें इसके अंतर्गत आएंगी। अब इसके बाद आपको इसमें दिया है अगला इसका टॉपिक दिया है संविधान का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, वर्गीकरण क्या है। आपको बात मालूम है कि संविधान की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि किसी भी देश के राज्य व्यवस्था का यह आधार बनता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है और लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरी से बनता है, जिसको दस्तावेज या प्रलेख कहते हैं। और संविधान के वर्गीकरण के भी कई आयाम बनते हैं और इस पर आधारित सवाल आपको पूछा भी जाता है। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, प्री का भी बनता है, मेंस का भी बनता है। जैसे संविधान के वर्गीकरण में पहला ही बन जाएगा कि अगर संविधान के अर्थ और संविधान के प्रकार की बात करते हैं तो पहला ही बन जाता है कि इसके संविधान के वर्गीकरण का आधार के आधार पर आधार में पहला आएगा। अगर निर्माण की बात करें तो दो संविधान बन जाएंगे, एक बन जाएगा लिखित और दूसरा बन जाएगा अलिखित। अगर आप दूसरी की बात करें, अगर आधार बनाए परंपरा को तो परंपराओं के आधार पर एक बन जाएगा विकसित संविधान, जिसमें परंपराओं का महत्व होगा। दूसरा जिसमें परंपराओं का महत्व नहीं होगा वो बन जाएगा निर्मित। तीसरा इसका आधार होगा संविधान में संशोधन। अगर इसको आप आधार बनाते हैं संविधान में संशोधन को तो दो बन जाएगा, एक कठोर बन जाएगा, दूसरा लचीला बन जाएगा। कठोर संविधान में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया होगी, लचीले संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया होगी। इसका भी दोष है और इसका भी लाभ है, इसका भी दोष है और इसका भी गुण है। चौथे में आपको आ गया कि केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर
केंद्र राज्य संबंध के आधार पर किस प्रकार के संविधान का वर्गीकरण होता है, ये आपको आ जाएगा संघात्मक संविधान, और इसको कहते हैं एकात्मक संविधान। तो अगर पांचवें की भी बात कर लें तो संविधान तो नहीं है, लेकिन यह सरकार का वर्गीकरण है, और यह वर्गीकरण का आधार होता है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर सरकारों के दो मॉडल बनते हैं, एक का नाम है संसदीय और दूसरे का नाम है अध्यक्षीय मॉडल। तो ये बातें इसमें आपको प्री पर आधारित बहुतेरे सवाल बनते हैं, लेकिन इस पर मेंस पर भी सवाल बनता है कि संसदीय एवं अध्यक्षीय सरकार में अंतर स्थापित करते हुए इस बात का निर्धारण करें कि भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली उत्तम है, यदि उत्तम है तो कारण सहित इसकी व्याख्या करें। ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। तो सिंपली माने अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट ओवरऑल हर एक तरीके की बातें आपको क्लियर हैं तो आपके लिए बेहद आसान बात है। लेकिन अगर ये बात क्लियर नहीं है, आप समझ रहे हैं कि ये आपको एकदम जुबान पर नहीं आ रहा है और इसके आधार पर प्री का आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं और इसके आधार पर आप मेंस को लिखने का घंटे भर भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब भी आप सोच रहे हैं कि भाई हम क्लास कर रहे हैं तो हमको क्वालिफाई करना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा पद है तो उस पद के बड़ेपन के आधार पर ही कोशिशें भी तो आपको बड़ी करनी पड़ेंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत बड़ा आप चाहें और कोशिश आप छोटी करें तो ये मिलना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि यदि आपने महत्वाकांक्षा बड़ा बनाया है तो आपको प्रयास भी थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपको दिया है इसमें ना आधुनिक सरकार की प्रणालियों में हमने आपको बता दिया संघात्मक, एकात्मक, संसदीय और अध्यक्षीय। इसके बाद है सरकार के अंग। इसके बाद का आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है सरकार का अंग, और सरकार के अंग आप जानते हैं कि इस सरकार के अंग तीन हैं, एक है विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है इसमें न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इसके तीन अंग बतलाए गए और इन तीनों ही अंगों के अध्ययन के आधार पर आपको पढ़ना है कि विधायिका का काम क्या है, इसका संगठन कैसा है, कार्यपालिका का काम क्या है, इसका संगठन कैसा है, न्यायपालिका का काम क्या है और इसका संगठन कैसा है, अमेरिकन न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका में कहाँ कहाँ समानता है, कहाँ कहाँ असमानता है। ऐसी अनेक बातें आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में पूछा जाएगा जिसको आपको समझना। इसके बाद इसी में दिया लोकतंत्र क्या होता है। इसके बाद का आपका पाठ्यक्रम है लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं और लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आपको बात मालूम है कि अगर लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए आपको आवश्यक है जानना कि दलीय प्रणाली कौन सी है, एक दलीय प्रणाली है, द्विदलीय प्रणाली है या बहुदलीय प्रणाली। बहुत सारे चिंतकों का इसमें वर्गीकरण भी आता है। जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है इसमें डुवर्जर का, तो डुवर्जर का वर्गीकरण भी आपको इसमें देखना है। और सिद्धांतों के संदर्भ में उदारवादी सिद्धांत देखना है, विशिष्ट लोकतंत्र का सिद्धांत देखना है, बहुलवादी सिद्धांत को समझना है और सबसे लास्ट में जनवादी लोकतंत्र के विचार का आपको इसमें अध्ययन करना है। तो ये बातें आज में आएगा। राजनीतिक दल के साथ साथ लोकतंत्र को प्रभावित करने का कार्य एक और संस्था के द्वारा किया जाता है जिसको कहते हैं दबाव समूह। तो आपको इस पर भी आधारित सवाल आता है। दबाव समूह के संदर्भ में प्री के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगर आपने टीजीटी और पीएचडी की भी तैयारी की हो तो आपको बात मालूम है कि दबाव समूह को किसी ने अज्ञात साम्राज्य के नाम से कहा, किसी ने कहा कि ये तीसरे सदन के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये बातें आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक दल को विचारों का दलाल किसने कहा है। ऐसी बातें हैं जिसका नॉलेज होना, जिसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है।
तो आप इस बात को तैयार करें कि कैसे इसमें निर्वाचन की प्रणाली और मताधिकार की बात अगले चैप्टर के रूप में इसमें किया गया कि निर्वाचन की प्रणाली क्या है और मताधिकार। निर्वाचन की बहुत सारी प्रणालियां हैं और मताधिकार के संदर्भ में भी कहा गया कि मताधिकार क्या होगा, सबका मताधिकार समान होगा या स्त्रियों को सार्वभौमिक मताधिकार होगा या सीमित मताधिकार होगा, स्त्रियों को मताधिकार दिया जाएगा या स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बातें यहाँ पर जानना आवश्यक है। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी आपको चैप्टर दिया गया जिसमें गुटनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की बात की गई है। गुटनिरपेक्षता पर आपको सवाल प्री का भी बनता है, मेंस का भी बनता है। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। इस कथन की समीक्षा करें या भारत में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे, इस कथन को इंगित करते हुए इस बात की पुष्टि करें कि भारत के लिए तात्कालिक परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति ही एकमात्र विकल्प था जिसने भारत को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता में विकास का अवसर प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू की भी यही मान्यता थी। इस मान्यता के संदर्भ में, इस मान्यता के पक्ष में अपना कथन और तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व, अर्थात भारतीय राज व्यवस्था पर जातिवाद का, संप्रदायवाद का, क्षेत्रवाद का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और भारतीय राज व्यवस्था को किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। अगला इसमें दिया है कि नए नए कॉन्सेप्ट का वर्तमान राजनीति विज्ञान में उद्भव और विकास हुआ है जिसको उदारीकरण के नाम से आपको आएगा कि उदारीकरण के नाम से इसको निजीकरण के नाम से या इसको भूमंडलीकरण के नाम से पुकारा जा रहा है। और ये अवधारणाएं कौन सी हैं, इसने हमारे राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इस पर भी आधारित कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आएगा। क्योंकि ये लेक्चरर का एग्ज़ाम है, स्वाभाविक रूप में सवालों का स्तर थोड़ा सा उच्च ही होगा क्योंकि ये एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम अब नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के इस बात को आप पढ़ें। अगला इसमें दिया है गवर्नेंस की अवधारणा, सुशासन की अवधारणा। सुशासन की अवधारणा में महत्वपूर्ण दिया है राज्य बनाम बाजार का भाष्य। राज्य भी क्या एक बाजार के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। यदि राज्य बाजार के रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको कन्वर्जन के कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं, वर्तमान में इसका स्वरूप कैसे हो रहा है, कैसे आप ये कह सकते हैं कि राज्य निरंतर एक बाजार का स्वरूप धारण कर रहा है, इस बात को आपको बतलाना है। इसके बाद इसमें दिया है पंचायती राज और नव सामाजिक आंदोलन। वर्तमान में पंचायती राज भारत के संघवाद की एक अद्भुत विशेषता बन गया है क्योंकि अब वर्तमान में संघवाद के संवैधानिक ढांचे के रूप में 3 स्तरीय सरकारें हो गई, एक केंद्र की सरकार, दूसरा राज्य की सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। लास्ट में खंड आ के अंतिम चैप्टर के रूप में इन्होंने बतलाया है और उसमें इन्होंने रखा है भारतीय विचारकों को मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब भारतीय विचारकों में केवल 4 को रखा, मनु, कौटिल्य और महात्मा गांधी तथा महात्मा गांधी के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रखा है। इन चारों ही विचारकों पर प्री और मेंस दोनों के सवाल आते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का महत्व सर्वाधिक इसलिए बनता है क्योंकि सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से, सामाजिक सुधार के माध्यम से एक स्वच्छ और स्पष्ट राजनीति की व्याख्या करने का इन्होंने प्रयास किया। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं, इसलिए इन पर सवाल आपको बहुतेरे बनता है। और महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी हैं, राजनीति के आध्यात्मिकरण पर महत्वपूर्ण विचार है। दोनों ही सवाल मेंस का भी है, प्री का भी है। कौटिल्य के संदर्भ में
राज्य और राज्य की उत्पत्ति तथा विदेश नीति पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्री का भी और मेंस का भी। इसलिए इंडियन थिंकर्स पर प्री मेंस दोनों के दृष्टि से आपको मनु और कौटिल्य की बातें हम लोग अपने क्लास में करेंगे, जिससे आप न केवल प्री के सवालों को हल कर सकें बल्कि आप मेंस के सवालों को भी हल करने के लिए अपना नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दें और उस पर इन सवालों को बनाएं। और सबसे पहले आप इस बात को बना लें कि जैसे मनु है तो मनु पे कितने सवाल बन सकते हैं, कौटिल्य पर कितने सवाल मेंस के बन सकते हैं, महात्मा गांधी पर कितने सवाल मेंस पर बन सकते हैं, और उसका एक पॉइंट वाइज बिंदुवार डायरी नोट्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप सवालों को लिखने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आपने खाली ये सोच लिया कि हमने पढ़ लिया है, किताब देख लिया है, नोट्स देख लिया है और हमने समझ लिया है, हमको आ रहा है, और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो वहीं पर उसका अभ्यास करके वहीं लिख लेंगे, गलतफहमी आप पाल रहे हैं। आप सफल होने के लिए नहीं बल्कि असफल होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रेमाइसिस है अगर उसको पूरा नहीं करते हैं, इसकी जो हिडन योग्यताएं हैं वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कठिन हो सकता है। तो ये बातें थी राजनीति विज्ञान के जीएससी प्रवक्ता के पार्ट ए की। अब दूसरा पार्ट इसमें आता है जिसको कहते हैं, और दूसरा पार्ट है जो राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित है। जीएससी लेक्चरर के पाठ्यक्रम का हम लोग खंड ए की अभी चर्चा किए थे। अब हम लोगों को इसमें बात करना है खंड बी की, और खंड बी में पहला है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ भारत का संविधान, इस पुस्तक के रूप में आपको अगर समझना है तो सर्वाधिक अच्छी किताब है आई.एम. लक्ष्मीकांत की किताब, डी.डी. बसु की किताब, सुभाष कश्यप की किताब। इतनी किताबों में जो किताबें आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आए उस किताब को आप लीजिए। मैं कहूँगा कि सरल है, आप आई.एम. लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ डालिए और पढ़ने के बाद उसके आधार पर अपनी धारणा का डेवलपमेंट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, किताब आपको केवल ज्ञान का स्रोत होता है, किताब से आपको नॉलेज मिलेगा, बट उस नॉलेज का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन करने के लिए आवश्यक है कि आप उस किताब के अनुसार अपनी धारणा, अपनी सेल्फ का कंसेप्ट निर्मित करें। पढ़ने के पश्चात अगर आपने अपना कंसेप्ट नहीं निर्मित किया है, खाली किताब को पढ़ा है, तो अभी भी अधूरा ज्ञान उसको माना जाएगा। इसलिए किताब पढ़िए, किताब के आधार पर सवाल को देखिए, सवाल को देखने के बाद सवाल को लिखने और प्री के सवालों को हल करने का अभ्यास करके अपने सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट निर्मित कीजिए, जिससे विषय वस्तु आसानी से आपको समझ में आए। तो पहला इसमें चैप्टर है, इस पर आधारित सवाल आपको प्री का भी आएगा, मेंस का भी आएगा। सामान्य बात है, कैबिनेट मिशन ने भारत में सत्ता स्थानांतरण की सिफारिश किया। इस कथन की समीक्षा करते हुए उसमें किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये मेंस का भी है, प्री का भी इस पर सवाल आता है। आपको यह सवाल भी आएगा, कैबिनेट मिशन एकमात्र और अंतिम ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयत्न है जिसमें अखंड भारत की संकल्पना निहित है। इस कथन की समीक्षा कीजिए किस प्रकार से। आपको गुण दोषों के साथ इस बात को पढ़ना है, इस बात को बतलाना है और इस बात को लिखना भी है। दूसरा इसमें सवाल दिया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना चैप्टर बनाया मूलाधिकार, इन्होंने बनाया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को इनके द्वारा इसमें पाठ में सम्मिलित किया है। तो ये सामान्य बातें हैं कि इस पर प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के आधार पर संविधान के उद्देश्य का निर्धारण करें। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त विशेषताओं का उल्लेख करें। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन की समीक्षा करें। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्थापित करें। ये बातें मेंस में है और बहुत सारे सवाल आपको इसमें प्री पर आता है। क्लास के दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बातें हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है,
खंड बी में दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और इसमें एक अन्य बात भी लिख दिया है आर्टिकल 370 का। हालांकि अब 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी बदल गया है, बट इन्होंने दिया है तो आपको यह बात देखना है कि पहले के जम्मू कश्मीर के 370 के स्टेटस और वर्तमान स्टेटस के बीच में क्या क्या समानता और कौन कौन से अंतर दिखलाई पड़ते हैं। पहले का कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था उसमें उसकी स्थिति क्या थी और वर्तमान में कौन कौन सी स्थिति में परिवर्तन आया है, इस बात को। इसके बाद आपको दिया है कि संघीय सरकार का गठन कैसे होता है, और अगले बार में दिया है कि राज्य सरकार का भी गठन कैसे होता है। संघ सरकार में आपको दो बातें इसमें समझना है। संघ सरकार के अंतर्गत आपको देखना है कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन शक्ति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्ति, और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, और इस कथन की समीक्षा आपको करना है। आपको एक सवाल, बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां संविधान के ऊपर फरेब हैं। के.एम. नामबियार के इस कथन की समीक्षा कीजिए कि क्या यह आरोप लगाना उपयुक्त है या अनुचित है। क्या भारत का राष्ट्रपति को विधायी, कार्यपालिकीय, वित्तीय, समाधान और आपातकालीन शक्तियों का असीमित भंडार प्राप्त है, तो क्या वह निरंकुश हो सकता है? निरंकुश नहीं हो सकता है। तो इसके तर्क आप प्रस्तुत करें, ऐसा सवाल आपको आएगा। ये इसके पश्चात इसमें संसद दिया है। संसद के विषय में आपको बात मालूम है कि संसद में राज्यसभा भी आएगा, लोकसभा भी आएगा। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। कहाँ तक यह कहना उपयुक्त है कि तुलनात्मक आधार पर लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में अधिक हैं, इस कथन की समीक्षा करें। कैसे, कौन कौन से पॉइंट इस सवाल में आपको लिखना है, इस बात का आना बेहद आवश्यक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय इसमें दिया है। आके न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आपको दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ इसमें आपको बतलाया है कि उच्च न्यायालय। आइए, इसका गठन कैसे होता है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका और भारत के न्यायिक पुनरावलोकन में किन किन बिंदुओं पर समानता है और कहाँ कहाँ पर अंतर है। भारत में न्यायपालिका का गठन किस प्रकार से है और अमेरिका में न्यायपालिका का गठन किस प्रकार से है। तुलनात्मक आधार पर इस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए इस संदर्भ को पढ़ने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन को पढ़ने के लिए एक किताब आती है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी भी की किताब ले लें, पोखराज जैन की किताब ले लें या बी.डी. शर्मा की किताब ले लें, किसी की भी जो भी किताब मिले, आप वहाँ की न्यायपालिका और भारत की न्यायपालिका का एक बार तुलनात्मक अध्ययन आप देख लें, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। राज्य सरकार आपने देख लिया। राज्य सरकार के गठन में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषदों के गठन की प्रक्रिया क्या है, तुलनात्मक अधिकार क्या है, प्री का भी है और मेंस का भी है। इसके बाद थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिलाधिकारी और जिला न्यायालय, लोक अदालतों का, और इसमें पहले भी आपने देखा है पंचायती राज व्यवस्था का ओवरऑल अध्ययन करना है, विशेष करके 73 एवं 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां कर दी गई, पंचायती राज का किस प्रकार से भारत में डेवलपमेंट हुआ है, इन बातों का आपको अध्ययन इसमें करना होगा। लोक अदालत भी इसमें दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, जिसको सार्वजनिक अभिकरण के नाम से कहा गया। सार्वजनिक अभिकरण के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। सार्वजनिक अभिकरण योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग
और संघ लोक सेवा आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया। और इसमें वर्तमान संदर्भ में एक अन्य बात है जिसको लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। तो आपको इन बातों का भी अध्ययन करना है कि लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, इसका गठन कैसे है, इसकी योग्यता क्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, कौन लोग लोकपाल में आ सकते हैं, लोकपाल का गठन केंद्र सरकार करता है, तो लोकायुक्त का गठन राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, कैसे। आज सारी बातों का ये चूँकि ऐसा प्रश्न है जिस पर आधारित सवाल प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि लोकपाल का गठन बेसिकली स्वीडन के ओम्बुड्समैन की अवधारणा पर आधारित है। कैसे, इस बात को आपको देखना है। भारतीय लास्ट में खंड बी के अंतर्गत बतलाया गया है भारतीय विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्व के संदर्भ में, और इसमें दिया है गुटनिरपेक्षता। इस पर भी आपको प्री और मेंस दोनों का चूंकि चैप्टर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है, इसलिए इस पर सवाल भी आपको पूछा जाएगा। अगर प्री का सवाल आता है तो प्री में विभिन्न प्रधानमंत्रियों के काल में जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक कौन से महत्वपूर्ण संधि समझौते किन किन देशों के साथ हुए, इस पर आधारित सवाल आपको आएगा। भारतीय विदेश नीति का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, ये सवाल आपको प्री में आएगा। लेकिन आपको आएगा भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की समीक्षा कीजिए, भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता एक आवश्यक तत्व प्रारंभ से लेकर अब तक रहा है, लेकिन अनेक बार इसके ऊपर सवाल उठाए जाते रहे और उन सवालों का आधार क्या था, इस कथन के आलोचनात्मक परीक्षण करें। ऐसा सवाल आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमने आज के अपने इस क्लास में आपको जीआईसी लेक्चरर के संदर्भ में जीआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा किया और इस बात को भी आपको बतलाने का हमने प्रयास किया कि इस विषय जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका अप्रोच क्या हो, आप कैसे पढ़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज हम आपको अपने क्लास के विषय में भी 2 शब्दों में बात बतला दें कि हमारे इस क्लास के अंतर्गत आपको क्लास तो होगा ही, प्री और मेंस दोनों का क्लास होगा। हमने आपको कहा है कि नोट्स आपको बनाना है, बट पीडीएफ नोट्स हमारी तरफ से आपको दिया भी जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि हम ना देने के लिए ये बात कर रहे हैं, बल्कि आप इस बात को समझें कि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आत्मबल को अपने मजबूत करें। जब आप किए रहेंगे, जब आप नोट्स बनाए रहेंगे, जब आप पढ़े रहेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब इस बात को आप आसानी से समझेंगे। तो चलिए, हम लोगों का आज की बात यहीं तक थी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए है। हम लोग अपने रेगुलर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।